अहमदाबाद की फतेहवाड़ी की गोकुल धाम सोसाइटी एक ऐसी जगह जो हमेशा शांत रहती थी, लेकिन 5 नवंबर 2025 की सुबह इस सोसाइटी में कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे शहर को हैरान कर दिया। सुबह ठीक 11 बजे अचानक सोसाइटी में कई पुलिस की गाड़ियां आकर रुकती हैं। क्राइम ब्रांच की टीम, एक मजिस्ट्रेट, नगर निगम के मजदूर और उनके बीच हथकड़ी लगाए एक आरोपी को देखकर लोग घबरा जाते हैं। सबके मन में एक ही सवाल था, आखिर पुलिस यहाँ क्यों आई है? धीरे धीरे खबर फैलती है कि इस सोसाइटी के A6 मकान में एक बड़ा राज छिपा है जो पिछले 14 महीनों से किसी को पता ही नहीं था। इस घर की किचन की टाइलों के नीचे कुछ ऐसा दफन है जिसे सुनकर किसी के भी होश उड़ जाए। ये कहानी है रूबी, समीर और इमरान की। एक शादी, एक अफेयर, एक हत्या और एक ऐसा दिमाग हिला देने वाला अपराध जिसे छुपाने के लिए किचन के फर्श को ही एक कब्र बना दिया गया। आज आप देखने वाले हैं गोकुल धाम किचन मर्डर केस की पूरी सच्चाई। कैसे हुआ हत्या का प्लान, कैसे किचन बनी दफन की जगह, और आखिर कैसे पुलिस ने किया इस केस का पर्दाफाश। तैयार हो जाइए, क्योंकि ये कोई कहानी नहीं है, ये सच है। एक ऐसा सच जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। यह कहानी शुरू होती है बिहार के सिवान जिले के रामपुर गांव से। यहाँ की रहने वाले थे समीर और रूबी। रूबी एक साधारण परिवार की लड़की जो खुशदिल और सपनों से भरी थी। उसकी मुलाकात एक मेहनती नौजवान समीर से हुई। दोनों के बीच धीरे धीरे प्यार पनपने लगा। जब उन्होंने अपने परिवारों के सामने शादी का प्रस्ताव रखा तो दोनों ही घर वालों ने साफ इनकार कर दिया। लेकिन रूबी और समीर की जिद के आगे अंततः परिवार वाले को झुकना पड़ा और दोनों की शादी हो गई। शादी के बाद का माहौल अब भी उनके अनुकूल नहीं था। पारिवारिक तनाव और समाज की टकटकी उनकी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन गए थे। तानों और सामाजिक दबाव से तंग आकर उन्होंने एक नई जिंदगी शुरू करने का फैसला किया। एक दिन समीर ने रूबी से कहा, यहाँ रहकर हम कभी खुश नहीं रह पाएंगे रूबी। लोगों के ताने और घर वालों का दबाव हमें हमेशा दुखी करते रहेंगे। चलो कहीं दूर चलते हैं, जहां कोई हमें जानता तक नहीं, जहां हम एक नई जिंदगी शुरू कर सकते हैं। उनकी नज़र थी गुजरात की राजधानी अहमदाबाद पर। यह शहर रोजगार के अवसरों और अपनी विशालता में छिपे रहने के लिए एकदम सही जगह लगती थी। अपनी जमा पूंजी और हिम्मत बटोरकर वे अपने गांव से लगभग 1600 किलोमीटर दूर अहमदाबाद के फतेहवाड़ी इलाके में आ बसे। शुरुआत कठिन थी। अजनबी शहर, अनजान लोग और नए माहौल में खुद को ढालना आसान नहीं था। समीर ने राजमिस्त्री का काम शुरू किया। उसकी ईमानदारी और मेहनत ने जल्द ही उसे अच्छी पहचान दिला दी। कुछ ही समय में उन्होंने गोकुल धाम सोसाइटी के A6 नंबर के एक छोटा सा लेकिन अपने घर का बंदोबस्त कर लिया। ये उनकी अपनी जगह थी, उनकी मेहनत की घर। धीरे धीरे उनकी जिंदगी पटरी पर लौटने लगी। रूबी और समीर का 2 बच्चा हुआ और 4 सदस्यों का उनका छोटा सा परिवार सुख शांति से रहने लगा। वे पिछले दर्द और संघर्षों को भूलकर एक नई उम्मीदों भरी जिंदगी जी रहे थे। समीर दिन रात मेहनत करता ताकि उसके बच्चों को अच्छी शिक्षा और बेहतर भविष्य मिल सके। रूबी घर और बच्चों की देखभाल में व्यस्त रहती। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन तभी एक व्यक्ति ने उनकी जिंदगी में प्रवेश किया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। इमरान अकबर बाघेला पास ही रहता था और कभी कभार समीर से मिलने आ जाता था। शुरुआत में सब कुछ सामान्य लगता था, लेकिन धीरे धीरे जब समीर काम पर जाने लगा तो इमरान और रूबी के बीच नज़दीकियां बढ़ने लगीं। एक दिन उनकी पड़ोसन ने समीर को टोकते हुए कहा, भैया एक बात कहूं, जब आप घर पर नहीं होते तो वो इमरान कई बार आता है। मुझे लगता है तुम्हें सतर्क हो जाना चाहिए। यह सुनकर समीर के मन में पहले तो संदेह हुआ। उसे लगा शायद पड़ोसन कोई झूठा इल्जाम लगा रही है, लेकिन फिर भी उसने खुद ही नजर रखनी शुरू की। उसने देखा कि इमरान वाकई उसकी अनुपस्थिति में अक्सर आता था। एक शाम जब समीर ने सीधे सीधे रूबी से इस बारे में पूछा तो वह हकलाने लगी। उसने कोई ना कोई बहाना बनाया। समीर का दिल टूट गया, लेकिन उसने अभी तक कुछ साबित नहीं किया था। फिर वह काला दिन आया। समीर ने किसी काम से अचानक घर लौटने का फैसला किया। जैसे ही वह अंदर दाखिल हुआ, उसने इमरान और रूबी को एक अंतरंग स्थिति में देख लिया।
सब कुछ स्पष्ट हो चुका था। उसकी दुनिया उसके सामने ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। उसने जिस औरत के लिए अपना सब कुछ छोड़ा था, वही आज उसकी पीठ के पीछे उसके विश्वास को तार तार कर रही थी। समीर टूट चुका था। गुस्सा, निराशा और पीड़ा ने उसे अंदर से खोखला कर दिया। वह शराब का आदी हो गया। नशे की हालत में घर लौटता और रूबी को मारने पीटने लगता। ये एक दुष्चक्र बन गया। रूबी से अब यह सब सहा नहीं जा रहा था। एक दिन वह इमरान के पास पहुंची और फूट फूट कर अपनी पूरी कहानी सुनाई। उसने बताया, समीर हर रोज मुझे मारते हैं। उनकी वजह से मेरी जिंदगी जहन्नुम बन गई है। मैं अब और एक दिन भी यह सब नहीं सह सकती। यह सुनकर इमरान का खून खौल उठा। उसके मन में समीर के खिलाफ नफरत की एक आग भड़क उठी। अगस्त 2024 की एक भीषण रात को समीर शराब पीकर घर लौटा और उसका गुस्सा आसमान पर था। लेकिन इस बार रूबी पहले से तैयार थी। उसने अपने प्रेमी इमरान को बुला लिया था और उसके आने का इंतजार कर रही थी। उसने जानबूझकर घर का दरवाजा बंद नहीं किया था ताकि इमरान बिना आवाज किए अंदर आ सके। जैसे ही समीर अंदर आया, उसने रूबी से झगड़ा शुरू कर दिया। इसी मौके का फायदा उठाकर इमरान पीछे से दरवाजे में घुस आया। दोनों मिलकर समीर पर टूट पड़े। समीर नशे में इतना धुत था कि वह अपना बचाव भी नहीं कर पाया। इमरान और रूबी ने मिलकर उसके हाथ पैर कसकर बांध दिए। अब इमरान के मन में गुस्सा था और रूबी के मन में डर। इन्हीं भावनाओं के अंधेरे में इमरान ने एक तेज धार वाला चाकू उठाया और समीर का गला रेत दिया। सिर्फ कुछ ही पलों में वह कमरा जहां चीखों की आवाज गूंज रही थी, अचानक पूरी तरह खामोश हो गया। समीर अंसारी की मौत हो चुकी थी। हत्या के बाद इमरान और रूबी सदमे और डर में डूब गए। अब सबसे बड़ा सवाल यह था कि समीर के शव का क्या करें। रात के अंधेरे में उसे बाहर ले जाना बहुत खतरनाक था क्योंकि कोई देख सकता था। तब इमरान ने मदद के लिए अपने 2 चचेरे भाइयों साहिल और फैजू को बुलाया। सबने मिलकर एक योजना बनाई। लाश के टुकड़े टुकड़े करके अलग अलग जगहों पर फेंक आया जाए। उन्होंने ऐसा करना भी शुरू किया, लेकिन जैसे ही उन्होंने शव के टुकड़े किए, उनका दिल बैठ गया। उनका साहस टूट गया। इतने सारे टुकड़ों को ले जाना और बिना किसी को दिखाए फेंकना लगभग नामुमकिन लग रहा था। उन्हें हर पल ये डर सताने लगा कि कहीं कोई उन्हें देख न ले और पुलिस उन्हें पकड़ न ले। डर के इस माहौल में एक और भयानक योजना बनी। इमरान ने सुझाव दिया, हम इसे इसी घर में जमीन के नीचे दफना देंगे। इस तरह किसी को शक भी नहीं होगा। उनकी नज़र में रसोई का फर्श सबसे उपयुक्त जगह थी क्योंकि उसे तोड़ना आसान था। उन चारों ने रात भर काम किया। उन्होंने रसोई की टाइलें उखाड़ दी, नीचे की मजबूत सीमेंट की परत को तोड़ा और वहां काफी गहरा गड्ढा खोदा। समीर के शव के टुकड़ों को उसी गड्ढे में डालकर उसे मिट्टी और कंक्रीट से भर दिया गया। फिर उन्होंने नई सीमेंट डालकर उसे चिकना किया और ऊपर नई टाइलें बिछा दी। सब कुछ इतनी बारीकी से किया गया कि ऐसा लग रहा था जैसे वहां कुछ हुआ ही नहीं। एक इंसान की पूरी मौजूदगी, उसके सपने और उसकी पहचान, सब कुछ उसी घर की नींव में दफन हो गई जिसे उसने अपने परिवार के लिए बनाया था। हत्या के बाद के दिन रूबी के लिए नर्क से कम नहीं थे। वह हर पल उस भयानक रात को याद करके घबरा जाती। जब भी वह रसोई में जाती तो उसे ऐसा लगता जैसे वह जमीन हिल रही है। इस डर और तनाव ने उसकी सेहत बिगाड़ दी। वह हमेशा बीमार रहने लगी। उसे नींद नहीं आती थी और वह दिमागी तौर पर टूट सी गई थी। 3 महीने बाद रूबी इस घर में रहने का साहस नहीं जुटा पाई। रूबी और इमरान ने तय किया कि रूबी किसी दूसरे घर में किराए पर रहने चली जाए और इस मकान को किसी किराएदार को दे देंगे। ऐसा ही किया गया। रूबी एक दूसरे मकान पर किराया में रहने लगी और उसका जो अपना मकान था वह मकान एक किराएदार को दे दिया गया। लेकिन कुछ दिन बाद ही किराएदार ने रूबी से शिकायत की कि रसोई से एक बहुत ही बदबू आ रही है। रूबी घबरा गई और उसने तुरंत एक बहाना बनाया। उसने कहा कि शायद नाली साफ नहीं है या कहीं पानी जमा हो गया है जिससे बदबू आ रही है। समय बीतने के साथ या तो बदबू कम हो गई या किराएदार उसकी आदी हो गया और बात धीरे धीरे शांत हो गई। करीब 8 से 9 महीनों तक किराएदार इस घर में रहे। उसके बाद उन्होंने अचानक मकान खाली कर दिया। इसके कुछ समय बाद रूबी और इमरान को पैसों की तंगी होने लगी। आखिरकार रूबी ने उस मकान को बेचने का फैसला किया। उसने एक प्रॉपर्टी दलाल से बात की। दलाल ने मकान के कागजात मांगे।
यहीं से रूबी की मुसीबतें शुरू हो गईं। मकान तो रूबी के पति समीर अंसारी के नाम था। दलाल ने पूछा, आपके पति कहाँ हैं? मकान बेचने के लिए या तो उनकी मौजूदगी जरूरी है या फिर उनकी तरफ से आपको कानूनी अधिकार देने वाला एक दस्तावेज चाहिए। अब रूबी को झूठ बोलना शुरू करना पड़ा। पहले उसने कहा कि उसके पति दुबई में नौकरी करते हैं। कुछ दिन बाद जब दलाल ने फिर पूछा तो उसने कहा कि वे अपने गांव बिहार चले गए हैं। हर बार उसके जवाब अलग अलग होते थे। रूबी की यह घबराहट और उसके बदलते जवाब देखकर दलाल को शक हो गया कि यहाँ कुछ गड़बड़ है। उसने इसकी सूचना एक मुखबिर के जरिए पुलिस को दे दी। ये जानकारी जब अहमदाबाद क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर JS जडेजा के पास पहुंची तो शुरू में उन्होंने इसे गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन मुखबिर के बार बार कहने पर उन्होंने इसकी छानबीन शुरू कर दी। सबसे पहले इंस्पेक्टर ने रूबी और समीर के बैंक खातों और फोन रिकॉर्ड की जांच करवाई। जांच में पता चला कि समीर का मोबाइल फोन पिछले 14 महीनों से बिल्कुल बंद पड़ा था। साथ ही उसके बैंक खाते में भी इतने लंबे समय से 1 रुपए का भी लेन देन नहीं हुआ था। एक आम इंसान का इतने लंबे समय तक बैंक और फोन का इस्तेमाल न करना बहुत ही शक भरा था। अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने मिली प्रारंभिक जानकारी के आधार पर इस मामले की गहरी जांच शुरू की। पुलिस टीम ने लगभग 1 महीने तक आसपास के लोगों से बातचीत की, घर घर जाकर पूछताछ की और अपने खुफिया नेटवर्क का इस्तेमाल करके कई महत्वपूर्ण सुराग इकट्ठा किए। इसी दौरान पुलिस को पता चला कि रूबी और इमरान एक दूसरे से अक्सर मिलते हैं और दोनों के बीच काफी समय से प्रेम संबंध चल रहे हैं। स्थानीय लोगों ने यह भी बताया कि इस रिश्ते को लेकर इमरान और रूबी के पति समीर के बीच कई बार झगड़े हुए थे। इन बातों को ध्यान में रखते हुए पुलिस ने रूबी और इमरान दोनों का विस्तृत बैकग्राउंड चेक किया। जांच के दौरान यह साफ हो गया कि रूबी का इमरान के साथ प्रेम प्रसंग ही इस पूरे मामले की जड़ हो सकता है। इसके बाद शक के आधार पर पुलिस ने इमरान और रूबी को हिरासत में लिया। शुरुआती पूछताछ में दोनों झूठ बोलते रहे। रूबी ने कहा, मेरे पति दुबई चले गए थे और फिर उनका किसी से संपर्क ही नहीं रहा। उसने यह भी कहा कि उसे नहीं पता कि समीर अब कहाँ है। इमरान ने भी अपना रोल अच्छे से निभाने की कोशिश की। उसने खुद को रूबी का एक साधारण दोस्त बताया और कहा कि उसे इस पूरे मामले के बारे में कुछ भी नहीं पता। लेकिन पुलिस के पास उनके झूठ को पकड़ने के लिए कई सबूत थे। पुलिस ने उनके सामने उनकी पुरानी बातें रखी, जैसे रूबी ने एक दिन कहा था कि पति दुबई में हैं और दूसरे दिन कहा था कि गांव में हैं। उन्होंने उन्हें समीर के बंद पड़े फोन और बैंक खाते के रिकॉर्ड भी दिखाए। आखिरकार इमरान ने हार मान ली और उसने सब कुछ स्वीकार कर लिया। उसने पुलिस के सामने पूरा कबूलनामा दिया कि कैसे उसने रूबी के साथ मिलकर समीर की हत्या की। उसने यह भी बताया कि कैसे उसके चचेरे भाइयों साहिल और फैजू ने मिलकर शव के टुकड़े किए और किचन में गड्ढा खोदकर उसे दफना दिया। इमरान के कबूलनामे के बाद पुलिस ने तुरंत साहिल और फैजू को भी गिरफ्तार कर लिया। सामने पड़े सबूतों के आगे उनके भी पसीने छूट गए और दोनों ने भी अपना अपराध कबूल कर लिया कि उन्होंने लाश छिपाने में मदद की थी। 5 नवंबर 2025 की सुबह पुलिस इमरान को हथकड़ी लगाकर उसी घर में ले आई जहां उसने यह भयंकर अपराध किया था, गोकुल धाम सोसाइटी के A6 नंबर के मकान में। वहां पहले से ही एक मजिस्ट्रेट, फोरेंसिक टीम और नगर निगम के मजदूर मौजूद थे। पुलिस ने इमरान से पूछा कि उसने शव कहां दफनाया है। इमरान ने चुपचाप किचन की ओर इशारा कर दिया। इसके बाद मजदूरों ने अपना काम शुरू कर दिया। सबसे पहले उन्होंने किचन की टाइलें उखाड़ी, फिर नीचे की मोटी और सख्त सीमेंट की परत को तोड़ना शुरू किया। लगभग 6 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद जब जमीन काफी गहरी खोद दी गई तो वहां से इंसान की हड्डियां और शरीर के टुकड़े मिले। शव इतना सड़गल चुका था कि केवल देखकर यह पहचान पाना बिल्कुल असंभव था कि यह समीर है। फोरेंसिक टीम ने बड़ी सावधानी से सारे अवशेष, हड्डियां और टुकड़े इकट्ठे किए। पक्की पहचान के लिए अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, DNA टेस्ट। इन अवशेषों का DNA टेस्ट के लिए लैब भेज दिया गया। कुछ दिनों बाद जब DNA रिपोर्ट आई तो उसमें पक्का पता चल गया। रिपोर्ट ने पूरी तरह से पुष्टि कर दी कि किचन के नीचे से मिले अवशेष समीर बिहारी अंसारी के ही थे। इस तरह
इमरान और रूबी के भयानक अपराध का अंतिम सबूत भी सामने आ गया और पुलिस के पास मामला पक्का करने के लिए सब कुछ हो गया। रूबी, इमरान, साहिल और फैजू को हत्या और सबूत मिटाने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। उन पर भारतीय दंड संहिता आईपीसी की रेलिवेंट धाराओं के तहत मुकदमा चलाया गया। अदालत में सबूत मजबूत थे, कबूलनामा, फोरेंसिक रिपोर्ट, पुलिस की जांच और गवाह। आरोपियों को अपने अपराध की सजा मिलनी तय है। अब ये चारों आरोपी जेल की सलाखों के पीछे हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है, ऐसे लोगों को क्या सजा मिलनी चाहिए? नीचे कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा समर्थन जरूर करें। आपका एक छोटा सा लाइक और सब्सक्राइब हमें ऐसी ही और बेहतरीन वीडियो लाने की प्रेरणा देता है। धन्यवाद।